हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं जेई मेंस का एग्ज़ाम बस अब कुछ ही दिनों के बाद है और आप लोगों ने वाइब्रेंट एकेडमी में ये जो कोर्स चल रहा है उसके बारे में अब तक सुन ही लिया होगा। तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वाइब्रेंट एकेडमी में एक क्रैश कोर्स शुरू हुआ है जो बेसिकली हम जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट को फोकस करते हुए कर रहे हैं, है ना। और इस क्रैश कोर्स में आपको यूजुअली 4 से 5 क्लासेज हर सब्जेक्ट की मिलेंगी। जैसे मैं मैथ्स की आपको कुछ क्रैश कोर्स की क्लासेस दूंगा जिसमें बेसिक हमारा मतलब जो फोकस है वो क्या रहेगा कि हम आपको एक इस तरह से रिवीजन करा दें, जाते जाते मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स का रिवीजन करा दें जिनको पढ़ने से आपके जो एग्जाम्स में जो परफॉर्मेंस है, जो भी आप कर रहे थे अब तक, उसमें कुछ ना कुछ और हेल्प मिलेगी और हो सकता है डायरेक्टली आपको जो आप यहाँ से इस कोर्स में पढ़ने वाले हो एज इट इज आपको बहुत सारे कंसेप्ट आपको आपके एग्जाम में रिपीट होते हुए दिख जाएंगे। तो उसी सिलसिले में आज अपन अपने मैथ्स की पहली क्लास करेंगे। मैथ्स की मैं आपको बता रहा हूं कि यूजुअली हम 4 से 5 क्लास करेंगे जिसमें मैथ्स को जो मैंने डिवाइड किया है वो कुछ इस तरीके से किया है कि मैथ्स का जो फुल रिवीजन है, फुल रिवीजन मैराथन मैंने ऐसे नाम दिया है। तो फुल रिवीजन में मैं आपको यूजुअली जो डिवीजन कर रहा हूं, पहले करा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं स्ट्रेट लाइंस एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, दोनों को मैंने स्ट्रेट लाइंस में बोल दिया है। फिर सर्कल्स पढ़ेंगे और कोनिक्स पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अगले वीडियो में या अगले सेशन में हम लोग इसका वेक्टर्स इन 3D पढ़ेंगे। देन हम एल्जेब्रा पढ़ेंगे, कैलकुलस पढ़ेंगे और एल्जेब्रा का जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट इन द सेंस लाइक कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ 3 टॉपिक लिखे हुए हैं, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस एंड बाइनोमियल। इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है जो काफी स्कोरिंग है, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, है ना, पीएनसी हो गया, ठीक है, और अपना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हो गया, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, ये सब एल्जेब्रा में ही आ जाएगा। तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अपन शुरुआत करेंगे आज के अपने सेशन नंबर 1 से। तो शुरू करेंगे इस बात को। सेशन नंबर 1 से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि आप लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने आप में 5 चैप्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है। स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दोनों को एक ही मान लेते हैं। फिर सर्कल सेकेंड चैप्टर, फिर इलिप्स, हाइपरबोला एंड पैराबोला। टोटली 5 चैप्टर्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन मिला के अपना पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनता है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं आपको आज क्या पढ़ाने वाला हूं और क्या मेरी स्ट्रेटेजी होगी, पहले आप वो समझ लीजिए। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने अब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे तरीके से पढ़ लिया है। ये कोर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंटायर पूरा फुल सिलेबस का कोर्स नहीं है। ये कोर्स सिर्फ उस चीज के बारे में है जो पर्टिकुलरली हमें एज अ वाइब्रेंट की टीम लगता है कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होना चाहिए आने वाले अपकमिंग जेई मेंस के एग्जाम्स के रिगार्डिंग। पूरा सिलेबस इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कवर नहीं होगा, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट हिस्सा, वो इंपॉर्टेंट हिस्सा जो काफी रिपीट होता रहता है, जो हर बार हमें जेई मेंस के एग्जाम्स में, मतलब हर शिफ्ट में हमें उस पर क्वेश्चन मिल जाता है या हर सेशन में हमें उस पर क्वेश्चन मिल जाता है। तो वो कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम के वेस्ट करे शुरू करते हैं भाई स्ट्रेट लाइंस एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में। तो स्ट्रेट लाइंस एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में पहले अपन एनालाइज करते हैं कि क्या है इस टॉपिक में। तो अगर मैंने इसका एनालिसिस देखा है पिछले कुछ सालों की बात करें, यूजुअली 4 से 5 साल की अगर मैं बात करूं, तो आप देखेंगे कि इसमें आपको स्ट्रेट लाइंस एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में मिल जाएंगे। ये मैं हर पेपर की बात कर रहा हूं। 1 to 2 क्वेश्चन इन जेई मेन पक्का मिल जाएंगे स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से, और 1 से 2 क्वेश्चन इसके जेई एडवांस में भी आते हैं, पर जेई एडवांस के क्वेश्चन पे अपन थोड़ा बाद में ध्यान देंगे। जेई एडवांस का क्वेश्चन हो सकता है कि आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन से ना मिले, उसके साथ आपको वो कोनिक्स को क्लब कर दे या पैराबोला या हाइपरबोला, किसी एक पार्ट को क्लब कर दे। पर फिर भी 1 से 2 क्वेश्चन इसका एक्सपेक्टेड है जेई मेंस में आने की। और इस साल थोड़ा ज्यादा भी उम्मीद है, क्योंकि जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जो सिलेबस का डिलीशन हुआ है, जो सिलेबस डिलीट हुआ है, तो कोनिक्स से टेंजेंट्स वाली चीज है ना वो डिलीट हो गई है। हालांकि हम पढ़ेंगे, पर फिर भी इतना भी भरोसा करना बेकार है जेई पे कि जो लिख दिया है वही आएगा, तो आने को कुछ भी आ सकता है। जब वहां से डिलीट हो गया है मेजर पार्ट से मेरा मतलब है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो कि कोनिक्स की बिल्कुल जान है, अगर वही डिलीट हो गई है तो स्ट्रेट लाइन और सर्कल का वेटेज अपने आप थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहां से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस बनते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अब थोड़ा सा और एज कंपेयर टू पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला थोड़ा सा टफ बनाया जा सकता है। स्ट्रेट लाइन के और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इस टॉपिक में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं बेसिकली आज, उसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ है कि हम वेरियस फॉर्म्स को एक बार रिवाइज करेंगे कि क्या स्ट्रेट लाइंस की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं। उसके बाद हम उनमें स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल देखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज और कुछ रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस, एंगल बाइसेक्टर के बारे में समझेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन
एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड होमोजेनाइजेशन। ये सारी बातें अपन आज बेसिकली स्ट्रेट लाइन के अंदर करने वाले हैं। शुरू करते हैं इसी बात को। टॉपिक नंबर 1 जो मेरा है वो है वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड एंगल बिटवीन देम। वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में कौन कौन सी फॉर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने लिख दिया है कि आपको ये सारी फॉर्म्स के बारे में पता होना ही चाहिए। और इन फॉर्म्स में से भी आपको इनकी इक्वेशन सबकी याद आ जानी चाहिए। जैसे ये नाम देखा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y = mx + c। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है? पॉइंट मतलब एक पॉइंट दिया होगा y - y1 = mx - x1। फिर 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है? 2 पॉइंट फॉर्म में और 1 पॉइंट फॉर्म में क्या डिफरेंस था? 2 पॉइंट फॉर्म में बस m की जगह क्या लिख देते हैं? y2 - y1 / x2 - x1, और यहां पर रहेगा x - x1 ही। ठीक। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता था? x / a + y / b = 1, जहां पे a जो है वो x इंटरसेप्ट, b जो है वो y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट फॉर्म का ये जो डायग्राम है ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है, और इस डायग्राम के जो की पॉइंट्स हैं वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये ओरिजिन, ये जो डिस्टेंस है वो x इंटरसेप्ट, ये जो डिस्टेंस है वो y इंटरसेप्ट। तो इसी को हमने a बोला है, ये हमने b बोला है, तो वहां से ये इक्वेशन बन जाती है। नेक्स्ट है इसका नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म बहुत ज्यादा काम का है। अगर मैं बोलूं इन सब में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्मल फॉर्म एंड देन पैरामेट्रिक फॉर्म, ये दोनों बिल्कुल एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इन 7 में से भी। तो नॉर्मल फॉर्म अपने आप में क्या होती है और पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है वो मैं आपको और डिटेल में पढ़ा दूंगा। जनरल फॉर्म भी देखेंगे क्या है। देखें नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है बेटा? नॉर्मल फॉर्म आप पढ़, मतलब मैं मान के चल रहा हूं आपने पढ़ लिया है, बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा? हमें एक लाइन है, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाला गया है, उस परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वो कितनी है? वो p है। और ये जो परपेंडिकुलर है वो x एक्सिस की पॉजिटिव साइड से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो उस नॉर्मल, ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है ना, इसी लाइन को क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल है ये। इस रिक्वायर्ड लाइन पे क्या है? ये नॉर्मल है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? नॉर्मल फॉर्म नाम दे दिया। अच्छा, नॉर्मल फॉर्म में जो नॉर्मल है बेसिकली उसका इंक्लिनेशन कितना है? अल्फा। और इस अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में। अल्फा जो होगा वो 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में होगा। मतलब इसका मतलब है कि अगर ये नॉर्मल, ऐसा लाइन ऐसी भी होगी तो भी चलेगा। देखिए ये हो गया नॉर्मल और ये बनेगा अल्फा। अगर लाइन ऐसी हो जाती तो देखिए, तो ये हो गया नॉर्मल और ये बनेगा अल्फा। बात समझ रहे हैं? जो अल्फा आपको लेना है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लेना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के साथ। अच्छा, नॉर्मल फॉर्म में इसकी इक्वेशन क्या आ जाती है? इसकी इक्वेशन हो जाती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, वेयर p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। एक इस नॉर्मल फॉर्म से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मतलब इसके डेरिवेशन में हम समझते हैं। डेरिवेशन तो नहीं करेंगे अपन, पर वो जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखें, क्या आप इस फॉर्म को, नॉर्मल फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहां पे 1 बनाना पड़ेगा, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, x अपॉन p अपॉन कॉस अल्फा प्लस y अपॉन p अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू 1। अब ये अपने आप में ना एक ऐसी फॉर्मेट हो गई जो इतनी इजीली दिमाग में क्लिक नहीं करती है, पर नॉर्मल फॉर्म को देखते ही आपको ये क्लिक कर जाना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म जो है ना वो x एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट कट करेगी और y एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट कट करेगी। मतलब ये जो वैल्यू आ गई, ये कितनी आ गई बेटा? ये आ गई p अपॉन कॉस अल्फा, और ये वैल्यू मतलब y इंटरसेप्ट कितना आ गया? ये आ गया p अपॉन साइन अल्फा। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट अगर हमें पता चल गया है, ये क्वेश्चन में हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ना। तो ये है नॉर्मल फॉर्म। बेसिकली इक्वेशन अपनी ये हो गई, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। p क्या होता है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ओरिजिन से ही होना चाहिए। अल्फा क्या है? अल्फा इंक्लिनेशन है उस नॉर्मल का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। आगे चलते हैं, फिर से बोल रहा हूं ये बहुत काम की फॉर्म है, इस फॉर्म पे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म अपने आप में पूरे ही कोनिक्स और स्ट्रेट लाइन इन सर्कल में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सब में आपको ये फॉर्म देखने मिलेगी। स्ट्रेट लाइन में इसका जो रूप है वो ऐसा होगा, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। यहां तक की बात से स्ट्रेट लाइन में काम चल जाएगा, और दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r। अब एक बात बता दीजिए, ये r एंड
x1 y1 cos थीटा sin थीटा क्या है वो समझिए। एक बात तो बहुत साफ है कि sin थीटा cos थीटा क्या होंगे, कुछ एंगल है, मतलब किसी एंगल का कोसाइन और किसी एंगल का साइन। अब ये एंगल क्या है, ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई। मैंने मान लिया जो मेरी लाइन है वो कुछ ऐसी है, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है जो कितना है, थीटा है, ठीक है। तो इस लाइन का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ कितना है, थीटा है, तो वहां थीटा से ही साइन थीटा आएगा, उस थीटा से ही क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। इस लाइन पे कोई एक पॉइंट होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है तो इसकी इक्वेशन में एक पॉइंट एक्स वाई होगा और एक और पॉइंट है जो मैंने मान लिया Q है, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x1, y1, मतलब इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है x1, y1। बात समझिए बहुत ध्यान से, ये जो P और Q की डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को बोला गया है R। P और Q की डिस्टेंस मतलब x, y से x1, y1 की डिस्टेंस को क्या बोला गया है, R। मतलब इस P पॉइंट से R दूरी पे एक पॉइंट दिया है हमें Q। अब ये P पॉइंट से R दूरी लाइन में नीचे की तरफ भी हो सकती है, लाइन में ऊपर की तरफ भी हो सकती है। तो जब ऊपर की तरफ होगी तो प्लस आर ले लेंगे, नीचे की तरफ होगी तो माइनस आर ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर यही Q पॉइंट यहां होता तो मैं लाइन ये ऊपर की तरफ लेता तो प्लस आर हो जाता और नीचे की तरफ लूंगा तो माइनस आर हो जाएगा। यह है पैरामेट्रिक फॉर्म। अच्छा, इस पैरामेट्रिक फॉर्म में एक बात और समझते हैं, जो अगर आप, ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई स्ट्रेट लाइन की, अगर आप सर्कल की पैरामेट्रिक फॉर्म भी पूछेंगे ना तो वो भी सेम ही होती है, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू r। ये सर्कल के लिए बेटा, सर्कल चैप्टर में फिर से हो सकता है मैं आपको पढ़ा दूंगा इसको, पर फिर अभी समझिए, दोनों में डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों की ही पैरामेट्रिक फॉर्म दिखने में एकदम एक जैसी है, पर डिफरेंस क्या है, सर्कल में r जो है ये फिक्स्ड है, रेडियस कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर रेडियस, और ये थीटा जो है, थीटा वेरी करेगा कहां से कहां तक, 0 से लेके 360 तक, पूरा एक राउंड घूमने के लिए। पर स्ट्रेट लाइन में क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन में ये r वेरिएबल है और थीटा कैसा है, थीटा तो उस लाइन का इंक्लिनेशन है जो कि कैसा रहेगा, एकदम फिक्स्ड रहेगा। ये डिफरेंस है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। दोनों दिखने में एकदम एक जैसी हैं, पर दोनों में डिफरेंस एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि दोनों में क्या वेरिएबल है और क्या फिक्स्ड है। अगली बात करते हैं बेटा, है ना। हम सारी फॉर्म्स को पढ़ते पढ़ते स्ट्रेट लाइंस के बिल्कुल आखिरी फॉर्म पे आ चुके हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 बहुत काम का है ना। यूजुअली हमें जब भी 10th क्लास से लाइन पढ़ाई जाती है, 10th क्लास में पहली बार अपने लाइफ में चैप्टर आता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो वहां जब लाइन पढ़ाई जाती है तब कुछ इस फॉर्मेट में बताई जाती है कि सर लाइन की इक्वेशन ऐसी होती है। तो ये जो लाइन की इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को आप अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। इस लाइन से एक चीज और है जो आपको डायरेक्टली आनी चाहिए कि सर अगर ऐसा लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो क्या मैं यहां से बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी लिख दूं, और यहां से क्या मैं y इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस सी लिख दूं, और ये मेरा स्लोप हो जाएगा। मतलब अगर लाइन मुझे ऐसी दी है तो मुझे डायरेक्टली स्लोप लिखना आना चाहिए, माइनस टाइम्स ऑफ, ऊपर कौन है, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे कौन होगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई। जनरल फॉर्म को देखते ही तुरंत उसका स्लोप निकालना हमें आना चाहिए। जनरल फॉर्म जैसी मैंने लिखी, आपको तुरंत बाहर माइनस लगा के एक्स और वाई के कोफिशिएंट को ऐसे डिवाइड कर देना है, स्लोप आ गया भाई लाइन का। और ये बिल्कुल उंगलियों पे अपन को एकदम रट्टा होना चाहिए कि कैसे इसको करना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्वेश्चन को करने की जरा कोशिश करिए। शायद इसमें एक यहां पे प्लस एंड माइनस कुछ होना चाहिए। हाँ बेटा, ये 2x माइनस 3y है,
2x माइनस 3y प्लस 17। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, कोनेक्स को करने का एक कॉमन तरीका होता है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन सोचो, डायग्राम बनाने की पूरी पूरी कोशिश करो। डायग्राम एक्यूरेट ना बने चलेगा, पर एक रफ आइडिया होना चाहिए। डायग्राम भी अगर बनता है तो क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिल जाएगी। एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें दी है, वो परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर है टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस, देन b इक्वल्स टू। तो बताइए कि b क्या होगा, बीटा मतलब ये बीटा मान लेते हैं, ये क्या होगा, ये हमें फिगर आउट करना है। ठीक है, देखो फिर से बात करते हैं, थोड़ी सी बात इसके आगे की होगी क्योंकि मैं इसमें एंगल का यूज करूंगा, स्लोप का यूज करूंगा ना। तो आप इतनी सी बात समझ चुके हैं स्लोप के बारे में कि सर m जो होता है वो स्लोप होता है, जो m है वो स्लोप है, और m ही tan थीटा होता है, ये भी हम समझ चुके हैं। ठीक है सर, अगर दो लाइंस हैं तो दो लाइंस के बीच का एंगल मैं आपको शायद आगे अभी पढ़ाऊंगा इसमें, तो उससे पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहले अभी क्या करना है इसमें, देखो एक लाइन है जो इसके कैसी है, परपेंडिकुलर, तो क्या आप मुझे इसका स्लोप बता सकते हो, आ जाएगा, इसको 1 मान लूं। ठीक है, और अगर वो लाइन इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन की कैसी है, परपेंडिकुलर, तो इसके स्लोप को m2 मान लूं। अच्छा m2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और m1 कैसे निकालोगे, माइनस टाइम्स ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, मतलब 2 अपॉन माइनस 3। तो m1 कितना हो गया 2 अपॉन 3, m2 कितना हो गया बीटा माइनस 17 अपॉन 8, और हम जानते हैं अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा -1, बात खत्म, कर लेंगे, आ जाएगा। देखो भाई कुछ करने की कोशिश करिए, इसका स्लोप निकाल दिया, m1 m2 इक्वल टू -1 रख दिया, वहां से अपने पास बीटा की वैल्यू आ गई। अगली बात पर चलते हैं, देखिए a straight line cuts of the intercepts OA बराबर A, OB बराबर B on the positive direction of x axis and y axis respectively। ठीक है, देखें ध्यान से, डायग्राम बनाने की कोशिश करें। एक स्ट्रेट लाइन है कुछ ऐसी भाई, वो x एक्सिस और y एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट कट कर रही है, ये ओरिजिन हो गया, x एक्सिस पे ये पॉइंट A हो गया, y एक्सिस पे ये पॉइंट B हो गया, ये डिस्टेंस A दिया है, ये डिस्टेंस B दिया है। ठीक है, if the perpendicular from origin to this line makes an angle of π/6, देखो बेटा ये हो गया परपेंडिकुलर फ्रॉम द origin, और ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ अपन क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर है वो एंगल बना रहा है कितना, π/6, बहुत ही ध्यान से, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, समझो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, मतलब क्या होगा, देखो जो एंगल बन रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के साथ बन रहा है, मतलब कौन सा, मतलब ये वाला एंगल कितना है π/6, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा π/3, π/6 मतलब 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अच्छा अभी अभी हमने पढ़ा, ये तो नॉर्मल फॉर्म जैसी दिख रही है, और अगर ये नॉर्मल फॉर्म जैसी दिख रही है तो हमने अभी भी सीखा कि सर ये जो इंटरसेप्ट आता है ना, ये आता है p अपॉन कॉस अल्फा, याद करो, और अल्फा कौन होता था, ये होता था आपका अल्फा, और ये जो इंटरसेप्ट आता था वो कितना आता था p अपॉन साइन अल्फा, तो p अपॉन साइन अल्फा ये अपना कितना है, वो b है। अच्छा ठीक है, ये अल्फा तो अपन को पता ही है, और p कैसे निकालोगे, p कैसे निकालेंगे बेटा, ओरिजिन से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लाइन की इक्वेशन हमें दी है क्या, लाइन की इक्वेशन अभी हमें नहीं दी है, पर कैसे निकाल लोगे, लाइन की इक्वेशन निकालना आसान है, अरे p तो आ जाएगा, या चलो ऐसे भी मत सोचो, आप तो एक काम कर लो कि हमें क्या गिवन क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट मतलब 1/2, बेस कितना, बेस ये p अपॉन कॉस अल्फा, p अपॉन अल्फा की वैल्यू कितनी π/3, 60 cos 60 इंटू p अपॉन साइन अल्फा मतलब साइन 60, और ये हमें कितना दिया है, एरिया दिया है ना बेटा 98/3√3, यहां से सब कुछ नोन है, आपके पास p स्क्वायर आ जाएगा, निकाल लेंगे, p स्क्वायर के आते ही पूछा क्या है,
खास बात है इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर कितना होगा बेटा, इसका स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, पी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। पी स्क्वायर की वैल्यू आप यहां से रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से किया होगा। हाँ जी, देखो पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह रखा, बी की जगह रखा और अपना फाइनली आंसर आ गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन पढ़ने के बाद हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हैं, जो है एंगल बिटवीन टू लाइंस। बहुत सिंपल शॉर्ट रखेंगे, दो लाइंस है भाई, एक का स्लोप m1 एक का स्लोप m2, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल थीटा। अच्छा ये बात भी श्योर है सर, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा बेटा पाई माइनस थीटा। समझ गए, एक एक्यूट होगा और एक कैसा होगा, पक्की बात है ऑब्ट्यूज होगा, या दोनों ही कैसे होंगे, इक्वल, मतलब राइट एंगल। इस एंगल थीटा को निकालने का फॉर्मूला m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आप m1 माइनस m2 भी बोल सकते हैं ऊपर, क्योंकि मैंने बाहर मॉड लगा दिया है। मॉड लगाने से मतलब क्या हो गया कि जो थीटा होगा वो कैसा होगा, पक्की बात है एक्यूट एंगल होगा। थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। अच्छा इसमें एक बात और जो मोस्ट कॉमनली मतलब क्वेश्चंस में यूज होती है, एक लाइन दी होगी, मान के चलो इसकी इक्वेशन दी होगी y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक है, और इस लाइन के हिसाब से मुझे एक और लाइन, दो लाइंस और दी हैं, ठीक है, और वो ना इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी है, ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड मान लेते हैं, या अलग अलग भी होंगी तो भी फर्क नहीं पड़ता ना। आप तो समझने की कोशिश करो, इसका स्लोप अगर m है तो मैं मान लूंगा कि इसका स्लोप कितना होगा m1, इसका स्लोप कितना होगा m2, समझ जाओगे। तो अगर दोनों बराबर हैं तो ये थीटा होगा, तो tan थीटा का फॉर्मूला यहां से आप क्या लगा दोगे, इसका स्लोप तो m था, इन दोनों में एंगल का फॉर्मूला, समझ गए, इन दोनों में एंगल का फॉर्मूला सेम, इन दोनों में एंगल का फॉर्मूला। अच्छा जब आप इन दोनों में एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला तो मॉड में आएगा, मॉड में आएगा मतलब m1 के दो आंसर आएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली दो आंसर मिल जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं, मतलब इक्वली इंक्लाइंड में दो लाइंस आ जाएंगी, इस लाइन से थीटा इंक्लाइंड में दो लाइंस आ जाएंगी। देखिए ये हमने tan थीटा के फॉर्मूले से जब हमने पढ़ा कि tan थीटा होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी उनके बीच में बनने वाला एंगल जीरो होगा, tan 0 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, m1 माइनस m2 0 हो जाएगा, तो m1 बराबर m2 आ जाएगा। तो यही वाली बात मैंने आपको देखो अलग फॉर्मेट में समझाई है कि एक लाइन की इक्वेशन है ये, या मैं बोलूं कि एक लाइन की इक्वेशन है ये और दूसरी लाइन की इक्वेशन है ये, और अगर दोनों लाइंस आपस में कैसी हैं पैरेलल, तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। और अगर बेटा यही मैं दोनों को आपको स्लोप के फॉर्म में बोलता, तो एक लाइन L1 है जिसका स्लोप है, मान के चल लीजिए कि L1 का स्लोप जो है बेटा वो कितना है m1, और L2 का स्लोप है बेटा वो कितना है m2, और अगर L1 पैरेलल आ गया L2 के तो क्या हो जाएगा m1 इक्वल्स टू m2। जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हो गई तो उनका स्लोप कैसा हो गया, बराबर हो गया। और अगर दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो गई L1 L2, तो दो बातें आती हैं बहुत ध्यान से। जब L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो दो कंडीशंस निकल के आती हैं। पहली कंडीशन है कि m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल्स टू -1, पर यह कंडीशन एक केस में फेल हो जाती है। क्या वो केस कौन सा है, आपको याद आ पा रहा है कि ये कंडीशन किस केस में फेल हो जाएगी? दो लाइंस परपेंडिकुलर भी हैं पर यह कंडीशन नहीं लगेगी। ऐसा कोई केस आपको जो याद आ रहा हो? अगर याद नहीं आ रहा है तो एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखिए बेटा आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, पर इसका स्लोप कितना, इसका स्लोप है 0 और इसका स्लोप है नॉट डिफाइन 1/0। समझ गए? तो जब इन दोनों का स्लोप आपस में -1 नहीं देगा तो L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो दो बातें होंगी, या तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, या दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री ऑब्वियसली दिखेगा। ठीक यही बात मैंने आपको जनरल फॉर्म में समझाई है। L1 L2 जब पैरेलल होंगी तो जनरल फॉर्म में ये रिलेशन आ गया, a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। L1 L2 पैरेलल ना होके अगर कोइंसाइडिंग हो गई, कोइंसाइडिंग मतलब एक के ऊपर एक ठीक आ गई, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, और अगर परपेंडिकुलर हो गई
तो A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल्स टू 0। समझ जाएंगे। ये हमारा टॉपिक 1 कंप्लीट हो गया। टॉपिक 1 में आपने पढ़ा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड एंगल बिटवीन देम, कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करी और एंगल के बारे में मैंने आपको कुछ कुछ बातें बताने की कोशिश करी। ये हमारा इस चैप्टर का एक फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं बेटा, टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन एक बात, फुट ऑफ परपेंडिकुलर दूसरी बात, इमेज तीसरी बात समझ गए। 3 बातें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे देखें, सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस। ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस अगर निकालूंगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालने में इंटरेस्टेड हूं। ये वो पॉइंट है, ये वो लाइन है जिससे मुझे डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला सीधा सीधा d इक्वल्स टू उस पॉइंट को लाइन में सेटिस्फाई करा देंगे, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x प्लस कोफिशिएंट ऑफ y दोनों का स्क्वायर। क्योंकि ये डिस्टेंस है हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए तो मैंने मॉड लगा दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी में एक स्पेशल केस आ जाता है, क्या हो जाए सर अगर ये पॉइंट ओरिजिन हो जाए तो? अगर ये पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा तो ax1 भी 0 और by1 भी 0, तो ऊपर से सिर्फ कौन बच जाएगा? c बच जाएगा। तो अपने पास एक स्पेशल फॉर्मूला आ जाता है, c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इसका एक क्वेश्चन है ना। लेट r बी अ पॉइंट। इस क्वेश्चन को आप करने का ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और फिर उसका आंसर अपन चेक करेंगे। लेट r बी अ पॉइंट 3,7, r एक पॉइंट है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स अपन को दिए हैं। p एंड q बी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। अच्छा, p और q जो, अच्छा 2022 का मेंस का क्वेश्चन है, देखिए जरा कितना आसान सा सवाल आया है मेंस में। p और q 2 पॉइंट है जो कि एक लाइन पे है, सच दैट p q r इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। p q r कैसा ट्राइंगल है बेटा? इक्विलेटरल। कोऑर्डिनेट का सवाल मिलते ही अगर आप सॉल्व करने गए तो मतलब मैं मान के चल रहा हूं आपने कोऑर्डिनेट को ढंग से पढ़े ही नहीं है। कोऑर्डिनेट का सवाल दिखते ही पहले आपके दिमाग में जाना चाहिए उसका एक रफ स्केच बना लिया जाए, जैसा मैं इसमें बनाने की कोशिश करता हूं कि सर एक ये लाइन मुझे गिवन है जिसकी इक्वेशन कितनी है? x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक, एक पॉइंट है r, r बी द पॉइंट और p और q इसी लाइन पे हैं। अब एक बात बताओ बेटा, p और q अगर इसी लाइन पे हैं तो क्या r और वो बोल भी रहे हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो बहुत अच्छी बात, इस क्वेश्चन में ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता था। अगर मैं आर के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करा के देखूं तो क्या लाइन में सेटिस्फाई कर रहे हैं बेटा? देखो जरा, 3 प्लस 7 10 इक्वल टू 5 नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही। आर के कोऑर्डिनेट लाइन में सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, मतलब ये बात श्योर हो गई आर इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है। आर इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है तो मतलब आर या तो कहीं ऊपर होगा या कहीं नीचे होगा। इस बात को समझ पा रहे हैं? और ये बात कितनी ऑब्वियस सी बात है कि अगर आर इस लाइन पे लाई कर जाता तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का आंसर सीधा सीधा आप क्या लिख देते? 0। क्यों? तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हो जाते भाई। पी और क्यू तो वो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि इस लाइन पे है, और अगर आर भी उस पर लाई कर जाता तो पी क्यू आर कैसे हो जाते? कोलिनियर हो जाते, और कोलिनियर हो जाते तो उनके द्वारा बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाता। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो ये बहुत छोटा सा पॉइंट था, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करने बैठ जाते हैं। अरे पहले एक बार सेटिस्फाई करा के देख लो, अगर सेटिस्फाई, क्या पता सेटिस्फाई कर जाता, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी सिर्फ ट्रिक क्वेश्चन हो जाते हैं। सेटिस्फाई कर जाता, आंसर 0 खत्म, पर यहां सेटिस्फाई नहीं किया। अब बताएं, वो बोल रहे हैं बेटा पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल भी बन गया। अच्छा, जैसे उन्होंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला मेरे दिमाग में एक चीज आ गई, सर 60 डिग्री दिखेगा। और एक बात और भी समझ में आ गई कि सर इक्विलेटरल का एरिया तो हमें अच्छे से आता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना होता है बेटा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो अगर मुझे ये कोई साइड मिल जाए ए, कोई सी भी, तो मैं एरिया निकाल दूंगा। साइड चाहिए मुझे ये वाली, बताएं दिमाग कैसे लगाएंगे इसमें? एकदम आसान, बिल्कुल लड्डू जैसा क्वेश्चन है। इसको यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो 90 डिग्री। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही अब आपको क्या दिख जाएगा? अपनी पूरी की पूरी ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री सब दिखनी चाहिए वहां पे। अच्छा, क्या आप मुझे इस परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल के दे सकते हैं? इसे डी मान लूं तो डी तो आप निकाल ही सकते हैं। कैसे? अभी अभी पढ़ाया। इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस, तो बताएं जरा डी की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा? 3 प्लस 7 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया डिस्टेंस। 3 प्लस 7 10, 10 माइनस 5 5 अपॉन √2, ये हो गया मेरा डिस्टेंस। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस हो गया,
मैं लगा रहा हूं साइन 60, देखना साइन 60 क्या होगा, साइन 60 होगा परपेंडिकुलर मतलब d अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब a, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, d अपॉन साइन 60 मतलब 5 अपॉन रूट 2 और साइन 60 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2, तो ओवरऑल कितना हो गया, a की वैल्यू हो गई 10 अपॉन रूट 6, या मैं इसको रूट 2 इंटू रूट 3 लिख लेता हूं, ज्यादा बेटर है ना। और मुझे रखना है यहां पे एरिया, तो रूट 3 बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर करा तो 100 अपॉन 2 इंटू 3, सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा ये, तो अब तो आप कर लोगे, ये हो गया 25 और फिर जो भी कैलकुलेशन आएगी वो देखो 25 अपॉन 2 रूट 3, ये इन्होंने रूट 3 ये कट गया ना, तो नीचे एक रूट 3 बचेगा, तो 25 अपॉन 2 रूट 3, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन दिख रहा है क्या इसमें, ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 25 अपॉन 2 रूट 3 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं इसको आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है आप देख लें, मैं आपको समझा देता हूं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होते ही अपन को बेस एंगल्स बराबर दिख जाने चाहिए, एक वर्टेक्स है ए, इक्वेशन ऑफ द बेस, बहुत बढ़िया, लेट द पॉइंट बी लाई ऑन द लाइन, लो सब कुछ तो गिवन है, पूछा ही क्या है फिर, ये ए मान लेते हैं, ये बी और सी मान लेते हैं, उन्होंने बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो दोनों एंगल्स भी कैसे हो गए, बराबर हो गए, वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, ये कितने हो गए बेटा 6,1, ठीक, ये पॉइंट जो बी है वो लाई कर रहा है किस लाइन पे, x प्लस 3y इक्वल टू 7, पहले तो आप एक कम ये चेक कर ले, क्या इसी लाइन की इक्वेशन तो x प्लस 3y नहीं है, मतलब क्या a तो इस पर लाई नहीं कर रहा, 6 प्लस 3 9 नहीं कर रहा, मतलब ये एक और कोई और लाइन है, तो मान लेते हैं बेटा, चलें ये लाइन मान लेते हैं, ये हो गई कौन सी अपनी x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, b इस पर लाई कर रहा है, ठीक है, और a कॉमा b क्या है बेटा, सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी होगा ये, a कॉमा b क्या है, अल्फा कॉमा बीटा या a कॉमा b क्या है अपना, सेंट्रॉइड है, तो देन 15 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा पूछा है, अब आप इस बात को समझ जाओ, सेंट्रॉइड है मतलब क्या बेटा, सारे कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, सारे कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, तो कैसे निकालोगे सारे कोऑर्डिनेट्स, अच्छा और क्या दिया है हमें, इक्वेशन ऑफ ये भी दिया है बीसी, ये कितनी है बेटा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो क्यों ना इन दोनों का इंटरसेक्शन करके b निकाल दिया जाए, सबसे आसान काम, और b आ गया, a आ गया, b आ गया, a आ गया, तो हम क्या कर देंगे, हमें फिगर आउट क्या करना है, 15 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स अपन को दिए हैं a, b, कर लोगे, हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बहुत काम का है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो सीधे फॉर्मूला पे बात करते हैं ना, एक लाइन है भाई, इसकी इक्वेशन अपन को पता होगी, ठीक, इसकी इक्वेशन कुछ भी मान लेते हैं ना, इसकी इक्वेशन मैंने मान ली, इसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए x1, y1, यहां से एक परपेंडिकुलर आएगा जो लाइन पे टकराएगा पॉइंट Q पे, समझ गए, मुझे Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने में इंटरेस्ट है, मैं Q के कोऑर्डिनेट्स को बोल दे रहा हूं, मुझे ये कोऑर्डिनेट्स, मुझे Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो Q के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाएंगे मैं आपको वो सिखा रहा हूं। Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैं याद रखना है वो क्या है, देखो Q के कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या मान लूं, x, y मान लूं, आपकी जो मर्जी वो मान सकते हैं, मैंने x, y मान लिया, देखें सीधा फॉर्मूला, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर, नहीं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां से आपके पास x और y आ जाएगा, बाकी सब कुछ ये गिवन होगा, ये गिवन है, यहां से सिर्फ x और y अननोन है जो कि इस इक्वेशन से आ जाएंगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर बहुत काम का टॉपिक है क्योंकि जेई मेंस में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए करने के लिए दे दिया है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करिए 2,3 से उस लाइन पे, तो आप कैसे करेंगे आप समझ गए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लेते हैं कितना होगा x, y, तो x माइनस 2 अपॉन a, y माइनस
3 अपॉन बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ए एक्स वन मतलब 2 बी वाई वन 2 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा? x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 1 7, 7 अपॉन 4 प्लस 1 5, वो भी नेगेटिव में। तो यहां से x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा बेटा माइनस 7/5 प्लस 2 और y कितना आ जाएगा? y माइनस 3 हो जाएगा बेटा माइनस 14 अपॉन 5, तो y हो जाएगा माइनस 14 अपॉन 5 प्लस 3। ठीक, आगे चले जाएं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इमेज ऑफ अ पॉइंट ना। देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ये लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन हो गई ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक पॉइंट हो गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। बहुत ध्यान से, जिस दिन ये लाइन एज अ मिरर काम करेगी, एज अ मिरर काम करेगी मतलब समझो, अगर लाइन मिरर हो गई तो लाइन के जितना ऊपर आपका पॉइंट है उतना ही नीचे ठीक आपकी उसकी क्या आएगी? इमेज आएगी। तो अगर मैं इसे P मान ले रहा हूं जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तो इसकी इमेज x2, y2 होगी कि नहीं होगी? बात समझ गए? तो आप एक बात और भी समझ जाओगे कि सर जो पॉइंट ये होगा R, वो पक्का इसका मिडिल पॉइंट भी होगा और ये किसकी तरह काम करेगा? एज अ मिरर काम करेगा। तो एक काम करो ना, जो आपने अभी अभी फॉर्मूला लिखा, क्या आप यहां से नहीं लिख सकते कि सर जो x होगा ना वो पक्का x1 प्लस x2 अपॉन 2 होगा और जो y होगा वो y1 प्लस y2 अपॉन 2 होगा ही होगा। तो अभी अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा इमेज निकालने का, इमेज नहीं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का, उस फॉर्मूले में x की जगह ये और y की जगह ये पुट कर दो, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो सीधा इसका बन जाएगा। मैं आपको सीधा फॉर्मूला लिखा रहा हूं। फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? फॉर्मूला बनता है x2 माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला काफी सिमिलर है अपने पिछले वाले फॉर्मूला से, डिफरेंस सिर्फ किसका है? -2 का। बहुत ध्यान से इसको देखना है, एकदम याद रखना है, बहुत ज्यादा काम का है, सीधे सीधे क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। देखिए बेटा अगली बात करते हैं सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल ना। ये मैं आपको जरा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि अगेन सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल अपने आप में एसओटी में भी आते हैं और एसओटी हट चुका है, मतलब उस तरीके से एसओटी नहीं आएगा जो आप सोच रहे हो, पर सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जेईई मेंस 23 में भी अपन को क्वेश्चन देखने मिला और मैं मान के चलता हूं ये बहुत बेसिक टॉपिक है जो आप सब बच्चों को अच्छे से आता भी है। सेंटर्ड को पहले देख लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सेंटर्ड को G, इन सेंटर को I, ऑर्थो सेंटर को H, सर्कम सेंटर को O। मुझे कोई ट्रायंगल पता है, मैं मान के चल रहा हूं मुझे कोई ट्रायंगल है जिसके क्या दिए गए हैं? तीनों कॉर्नर्स दिए गए हैं। ये पॉइंट A मान लेते हैं, ये पॉइंट B मान लेते हैं, ये पॉइंट C मान लेते हैं। दिस इज माई x1, y1, दिस इज माई x2, y2 एंड दिस इज माई x3, y3। तो मुझे G की कोऑर्डिनेट्स लिखना आना चाहिए। G के कोऑर्डिनेट्स होते हैं सिग्मा x अपॉन 3, सिग्मा y1 अपॉन 3। ठीक, I के कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। सेम ऐसा y का आ जाएगा। H के कोऑर्डिनेट्स और O के कोऑर्डिनेट्स मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप याद करिए, फॉर्मूला इनका भी होता है पर मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप याद करिए। ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर हमको निकालना आना चाहिए। क्या मेथड आप उसके लिए अपनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं एक बार शॉर्ट में। ऑर्थो सेंटर क्या होगा बेटा? अच्छा ये सब होते क्या वो तो आपको पता ही है ना। सेंट्रॉइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। इन सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। ऑर्थो सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स एंड सर्कम सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, है ना। तो ये सबका बेसिक मतलब है वो हमें पता होना चाहिए। हम बात कर रहे थे कि ऑर्थो सेंटर कैसे निकालना है। ऑर्थो सेंटर मतलब समझो ये है इनकी ऑल्टीट्यूड्स और इन ऑल्टीट्यूड्स का जो मीटिंग पॉइंट होगा वही कौन होगा? ऑर्थो सेंटर। कैसे निकालोगे? बी और सी के कोऑर्डिनेट्स पता है तो बीसी की इक्वेशन पता है, इक्वेशन भी नहीं चाहिए, स्लोप पता है। अगर बीसी का स्लोप पता है तो ये जो लाइन AD है ये इसके परपेंडिकुलर होगी। AD का स्लोप आ गया m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 से। AD का स्लोप आ गया। AD वाली लाइन पे एक पॉइंट भी पता है, कौन? A।
एडी का स्लोप पता है, पॉइंट पता है, बेसिकली एडी की इक्वेशन आ गई, एडी की इक्वेशन आ गई, अलग रख दो। सेम टू सेम काम फिर से रिपीट करेंगे। एसी दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है, एसी का स्लोप आ गया, एसी का स्लोप आ गया तो m1 इंटू m2 लगा के -1 कर देंगे, वहां से अपने पास बीई का स्लोप आ जाएगा। बीई का स्लोप आ गया, स्लोप आ गया, पॉइंट पता है, बीई की इक्वेशन आ गई। एडी की इक्वेशन निकाल चुके थे, बीई की इक्वेशन निकाल दी, दोनों का इंटरसेक्शन कौन हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर। ठीक, तो आपको ये मेथड अप्लाई करना है बजाय फॉर्मूला याद करने के। सर्कम सेंटर की बात करते हैं। सर्कम सेंटर क्या होता है बेटा? सर्कम सेंटर मतलब एक डेफिनेशन तो मैंने आपको बताई, दूसरी डेफिनेशन क्या कि एक ऐसे सर्कल का सेंटर जो कि ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स को सर्कमस्क्राइब करके बना होगा। तो ये मुझे पता ही है, ए मुझे पता है, बी मुझे पता है, सी मुझे पता है, और इसका सेंटर ही कौन होगा? सर्कम सेंटर। आप इस बात को बिल्कुल ऑब्जर्व कर पाएंगे कि सर अगर ओ सर्कम सेंटर है तो हम 100% श्योर हैं कि ओ ए और ओ बी बराबर होंगे, ओ ए और ओ सी भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो यहां से आप इसकी इक्वेशंस बनाएंगे। ओ के कोऑर्डिनेट्स को आप एच कॉमा के मान लेना, ए के दिए हैं, बी के दिए हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। एक बार आप ओ ए इक्वल्स टू ओ बी लगा दो और एक बार ओ ए इक्वल्स टू ओ सी लगा दो, दो इक्वेशंस, दो अननोन्स, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, इसके अलावा अगर कुछ और मेथड अपनाना चाहते हैं तो आप ये अपना सकते हैं कि ओ से पक्की बात है ये होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी है ना। ऐसे यहां से ओ से ये होगा, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो आप ये भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो बेटा, इन चारों सेंटर्स का एक रिजल्ट है बहुत कॉमन सा, जो मैं आपको बता देता हूं। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो जी सर्कम सेंटर मतलब O, ऑर्थो सेंटर मतलब H और इन सेंटर मतलब I, ये सब की सब एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो G, O, H, I आर द सेम पॉइंट। तो इन चारों में से सबसे आसान कौन है निकालने वाला? G। तो हम अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव कर देंगे तो सीधा सीधा कुछ भी पूछा हो, चाहे I पूछा हो, चाहे G पूछा हो, चाहे O पूछा हो, चाहे H पूछा हो, हम क्या निकालेंगे? सीधा सीधा G। जैसे क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, इन सेंटर द ट्रायंगल पूछा है, इन सेंटर पूछा है, 3 वर्टिसेस दिए हैं। मेरा सबसे पहला दिमाग यही होना चाहिए, क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकता हूं? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकता हूं? बताओ। ये मैं A मान लूं, ये मैं B मान लूं, ये C मान लूं, तो AB की डिस्टेंस कितनी हो गई? 1 + 3 मतलब 2। ठीक है, BC की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2। और AC की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 - 1 मतलब 1, 3, 4 मतलब 2। क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर इक्विलेटरल हो गया तो जो सेंट्रोइड है वही कौन होगा? इन सेंटर। बात खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं। हम अपने स्ट्रेट लाइन के नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए, जो है अपना एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर में देखिए, एंगल बाइसेक्टर की पहले इक्वेशन निकालना सीखिए। अगर आपको दो इक्वेशंस दिए, एक इक्वेशन आपकी ये रही ax + by + c, एक इक्वेशन आपकी कौन है? ये। इन दोनों इक्वेशंस के दोनों इक्वेशन जो भी बनेंगी है ना, ये कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी। ये जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पे एक एंगल बनेगा, ये वो एंगल है मान लीजिए। और एक एंगल अगर ये है तो दूसरा एंगल पक्की बात है इसका ऑब्ट्यूज वाला पार्ट कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, अब एक बाइसेक्टर है, तो अगर ये इसका बाइसेक्टर है तो इसके परपेंडिकुलरली ये भी इसका एक बाइसेक्टर हो गई ना। तो बेसिकली किसी भी एंगल का एक बाइसेक्टर होगा, पर जब दो लाइंस आपस में मिलेंगी तो दो एंगल्स बनेंगे, एक एक्यूट बनेगा और एक ऑब्ट्यूज बनेगा। तो बाइसेक्टर भी दो आएंगी, एक एक्यूट आएगा और एक मतलब एक वो बाइसेक्टर आएगा जो एक्यूट एंगल को काटेगा, एक वो बाइसेक्टर आएगा जो ऑब्ट्यूज एंगल को काटेगा। ज्यादा को समझने का है नहीं इसमें, बस इतनी सी बात है। डेरिवेशन के लिए मैं आपको बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता। कंसेप्ट आप ये लगा सकते हैं कि बाइसेक्टर पर जो भी पॉइंट होता है ना, वो लाइन से हमेशा कैसा रहता है? इक्वी डिस्टेंस रहता है। मतलब अगर मैं इसमें बोल दूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट h, k हैं, तो उसकी इस लेंथ से और इस लाइन से और इस लाइन से डिस्टेंस होगी कैसी होगी? बराबर होगी। P_L1 P_L2 बराबर होगी। वहां से अपने पास ये फॉर्मूला बन के आता है। फॉर्मूला कुछ ये है, ax + by + c अपॉन अंडर रूट में a² + b²। बेसिकली इस पॉइंट P की इस लाइन L1 से डिस्टेंस बराबर होगी पॉइंट P की L2 से डिस्टेंस, क्योंकि दोनों तरफ मॉड था, मॉड हटाया तो प्लस माइनस लगा दी। ठीक, अब एक बात समझिए, ये तो आपको समझनी है ना, इतनी सी बात तो आपको समझनी है कि मतलब एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालनी है। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने के साथ साथ आपको एक काम और भी सीखना है,
वो आपसे पूछेगा कि बताइए कि वो बाइसेक्टर कौन सा है जो एक्यूट को डिवाइड कर रहा है, मतलब जो एक्यूट वाले को, एक्यूट एंगल को कट कर रहा है, या वो बाइसेक्टर कौन सा है जो ऑब्ट्यूज वाले को कट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, जब भी आपको पूछ ले जाए टू डिटरमाइन बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल, अच्छा कंटेनिंग द ऑरिजिन वाला पहले लिख दिया है, पहले ये देख लेते हैं, टू डिटरमाइन बिटवीन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, क्या करना है पहले वो समझ लो। आप तो दोनों लाइंस को लिख लो कुछ इस तरीके से, और दोनों ही लाइंस के जो कांस्टेंट टर्म्स है, मतलब C1 और C2, उनको बना दो पॉजिटिव। C1 C2 को क्या बना दो आप हमेशा पॉजिटिव। C1 C2 को पॉजिटिव बनाने के बाद सिंपल सी बात, आप क्या चेक करेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन चेक करेंगे। अगर A1 A2 B1 B2 पॉजिटिव है, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव साइन के साथ लेके करोगे वही ऑब्ट्यूज का होगा। और अगर A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव है, तो नेगेटिव के साथ वाला ऑब्ट्यूज का होगा। मतलब बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। पहले तो दोनों का कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव बना दीजिए, दोनों का कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव बनाने के बाद A1 A2 प्लस B1 B2 निकालिए, A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन चेक करिए, जो साइन A1 A2 प्लस B1 B2 का आ रहा है उसी सिंबल के साथ लेके जो बाइसेक्टर निकालोगे वो ऑब्ट्यूज का होगा। जैसे मैंने ऊपर बताया ना कि दो बाइसेक्टर होंगे बेटा, देखो एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, तो ये जो दो इक्वेशंस आएंगे यहां से, सिंपल सी बात, हमें क्या करना है, हमें दोनों का C कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव बना देना है। कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए भले ही एक्स वाई के टर्म्स को चेंज करना पड़े, मतलब माइनस प्लस करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाओ, कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाने के बाद क्या करेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 निकालेंगे। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव आ गया तो जो प्लस साइन के साथ बनाओगे, मतलब जो प्लस साइन के साथ लोगे वही ऑब्ट्यूज है। और जो A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव साइन के साथ वाला ऑब्ट्यूज है। और अगर आप ऑब्ट्यूज का पता लगा लेंगे, जैसे अगर मैंने बोला कि A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव आ गया, तो बताओ इस केस में पॉजिटिव के साथ वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और नेगेटिव के साथ वाला ऑटोमेटिकली कौन बन गया, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। बात समझ गए? तो अगर एक पॉजिटिव के साथ वाला होगा, एक मतलब अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा तो दूसरा वाला 100% श्योर है कैसा होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ही होगा। ठीक है, ये एक बात और है इसमें, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं बताइए किस बाइसेक्टर की तरफ ओरिजिन होगा। मतलब समझो, ये मैंने जो आपको बताया है ना, ओरिजिन तो बेटा हो सकता है ओरिजिन इस रीजन में मिले या ओरिजिन इस रीजन में मिले। ओरिजिन वाला जो काम है ना वो रीजन के बेसिस पे है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ओरिजिन या तो इस रीजन में होगा देखिए, ओरिजिन या तो इस तरफ होगा या ओरिजिन इस तरफ होगा। तो बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन आपसे पूछा जाएगा, कौन सा बाइसेक्टर ओरिजिन को कंटेन करेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो सेम बात, टू डिफरेंशिएट बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन एंड दैट नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। आप क्या करोगे, सेम पहले इक्वेशंस को ऐसा लिख लो, कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बना लीजिए, जो काम अपन ने उसमें करा है सेम काम, कांस्टेंट टर्म को क्या बना लो, पॉजिटिव बना लो। कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाने के बाद जो प्लस साइन वाला है वो कंटेन करेगा ओरिजिन को, प्लस साइन वाला गिव्स द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन, और माइनस साइन वाला किसको करेगा, माइनस साइन वाला क्या करेगा, नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। बस इतनी सी बात समझनी है। ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर के साथ ही अपना स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं जो अपना नेक्स्ट पार्ट है इसमें, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए आपको पहले 2 डिग्री की होमोजेनस इक्वेशन को समझना होगा। 2 डिग्री की होमोजेनस इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये मैं आपको फिर से सर्कल्स में पढ़ाने वाला हूं। टू GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल्स टू 0। ये 2 डिग्री की इक्वेशन जनरल इक्वेशन है। ये जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब शो करती है, जब G, F, C तीनों की तीनों क्या हो जाए बेटा,
जीरो हो जाएंगे। जी, एफ और सी क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। और अच्छा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बोल रहा हूं मैं, ऐसी दो स्ट्रेट लाइंस जो ओरिजिन से पास हो रही हैं, उनकी जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। यह हमें बिल्कुल याद रखनी है। दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझ गए? ओरिजिन से पास होने वाली दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन, वो कुछ इस तरह से हो जाती है। ठीक है, अब देखें, इसमें समझ आ रही है। तीन ही टर्म है, ए, एच और बी। ठीक है, जिस दिन आपका एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है, मतलब पहला वाला केस, दोनों लाइंस अपने आप में अलग अलग होंगी, दो लाइंस दिखेंगी। एच स्क्वायर अगर ए बी के बराबर है तो बेसिकली वो एक ही लाइन है ना। और अगर एच स्क्वायर ए बी से छोटा है तो लाइंस कैसी हो गई? इमेजिनरी। पर ध्यान से, एच स्क्वायर ए बी से छोटा है, लाइंस इमेजिनरी हो गई, पर अभी भी वो दोनों कहां से पास हो रही हैं? ओरिजिन से। तो लाइंस के इमेजिनरी होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपस में मिल नहीं सकती। दो इमेजिनरी लाइंस हैं, पर दे आर मीटिंग एट अ रियल पॉइंट एंड दैट रियल पॉइंट इज ओरिजिन। आगे चलें, नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो दो लाइंस यहां से बनेंगी, कहां से? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy से जो भी दो लाइंस बनेंगी, उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला हो जाता है tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ऑब्वियस सी बात है, अगर ए प्लस बी जीरो हो गया, तो tan थीटा के नीचे जीरो आ गया, मतलब थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो मतलब लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो गई तो ए प्लस बी कितना होगा? जीरो। और ए प्लस बी को कैसे याद रखोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। वही बात आपको शायद मैंने यहां पर लिख के दिखाई होगी। पहले तो आप ये देख लीजिए कि एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए मुझे लाइंस मैंने मान ली ये है, ठीक। m1 प्लस m2 दोनों का सम का स्लोप करा -2h अपॉन बी, m1 इंटू m2 a अपॉन बी, बहुत काम के फॉर्मुलाज। एंगल बिटवीन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल हमें tan थीटा के इस फॉर्मूले से मिलेगा। और ये दोनों लाइंस अगर राइट एंगल पे टकरा रही हैं, मतलब राइट एंगल पे मिल रही हैं, तो उनके बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री। एंगल के 90 डिग्री होते ही a प्लस बी को इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का दोनों का एडिशन जीरो। बात समझ गए? और अगर एच स्क्वायर बराबर ए बी के आ गया तो जो लाइंस है वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, मतलब इक्वली इंक्लाइंड होंगी, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, एच बराबर जीरो होने पर। एच बराबर जीरो मतलब बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई बराबर जीरो। हम अपने लास्ट टॉपिक पे हैं इस चैप्टर के, स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लास्ट टॉपिक पर हैं। लास्ट टॉपिक है अपना होमोजेनाइजेशन। या होमोजेनाइजेशन में आपको एक बात को बहुत अच्छे से समझना होगा कि होमोजेनाइजेशन इज नॉट ओनली कवर्ड इन द स्ट्रेट लाइन, इट कैन ऑल्सो बी कवर्ड इन सर्कल्स ऑल्सो। करना क्या है वो समझिए। एक 2 डिग्री का कर्व है जिसकी इक्वेशन हमें पता है। क्या इक्वेशन है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो। एक 2 डिग्री का इक्वेशन है, ठीक। 2 डिग्री का एक कर्व है, इस कर्व को एक स्ट्रेट लाइन कट कर रही है। ये लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन इसको कट कर रही है, तो दो जगह कट कर रही है, तो मैंने मान लिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं और पॉइंट बी पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, वो दोनों यहां मिल रही हैं। या मैं बोल देता हूं, एक काम करता हूं, मैं ओरिजिन से दोनों पे क्या डाल रहा हूं? टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे। तो ये है मेरा ओरिजिन, ये है मेरा पॉइंट ए, ये है मेरा पॉइंट बी। इस OA और OB की कंबाइंड इक्वेशन निकालने में इंटरेस्टेड हूं। OA भी एक स्ट्रेट लाइन है, टेंजेंट है, OB भी एक स्ट्रेट लाइन है, टेंजेंट है। मैं OA और OB की क्या निकालना चाह रहा हूं? एक कंबाइंड इक्वेशन निकालना चाह रहा हूं। तो कैसे निकालते हैं वो समझिए। हमें कर्व की इक्वेशन पता होगी और हमें इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता होगी। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है अपनी ax प्लस बी वाई, या a अपन ने ऊपर यूज कर लिया है, तो कुछ और रख लेते हैं इसको। इसकी इक्वेशन मान लेते हैं lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो। ये किसकी इक्वेशन बेटा? इस ए बी लाइन की। होमोजेनाइजेशन का कंसेप्ट लगाना कैसे है? यहां से 1 की वैल्यू निकालिए और यहां पुट करिए। कैसे पुट करना है वो आपको सिखा रहा हूं। देखो, इस
अच्छा, होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या? होमोजेनाइज करना। होमोजेनाइज करना मतलब होमोजेनियस इक्वेशन बनाना। ये जो सेकंड मतलब ये 2 डिग्री की जो जनरल इक्वेशन है ना, इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री भी 2 है क्योंकि 1 + 1, इस टर्म की भी डिग्री 2 है, पर इस टर्म की डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री तो 0 है। बात समझ गए? तो ये जो डिग्रीज में मैंने आपको बताया ना, मतलब अभी ये जो इक्वेशन है ना, ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। इसे होमोजेनाइज बनाने के तरीके को ही बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी लाइन से Lx + my अपॉन -n = 1 लिख सकता हूं कि नहीं? और इस 1 की वैल्यू को जहां जहां डिग्री मेरी जितनी कम है मैं वहां उस हिसाब से रखूंगा। जैसे यहां डिग्री ऑलरेडी 2 है, इस टर्म की भी डिग्री ऑलरेडी 2 है, इस टर्म की भी डिग्री 2 है, पर इस टर्म की डिग्री 1 है, इस टर्म की भी डिग्री 1 है और इस टर्म की डिग्री कितनी है? 0। तो जहां डिग्री 1 कम है ना, वहां मैं 1 रख दूंगा। जहां डिग्री 2 बार कम है, 2 कम है, वहां मैं 1 का स्क्वायर रख दूंगा, जैसे मैंने यहां पर रख के दिखाया। ax² में तो डिग्री 2 है, कोई दिक्कत नहीं। 2hxy में डिग्री 2 है, कोई दिक्कत नहीं। by² में डिग्री 2 है, कोई दिक्कत नहीं। 2gx में डिग्री 1 थी तो मैंने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2fy में भी डिग्री 1 थी तो भी मैंने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, और c में डिग्री 0 थी तो मैंने 1 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो इक्वेशन नंबर 3 मिलेगी, दिस इज नोन एज द होमोजेनाइज्ड इक्वेशन। समझ गए? और ये किस चीज की इक्वेशन मिली बेटा हमें? ये हमें OA और OB की कंबाइंड इक्वेशन मिली, मतलब 2 स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। समझ जाएंगे? एक और पॉइंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर देखो, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस। मतलब ये 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, लाइन 1 लाइन 2। लाइन 1 और लाइन 2 की कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी बेटा? क्योंकि वो ऑरिजिन से पास हो रही है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो कंबाइंड इक्वेशन हो जाएगी ये। जैसी कंबाइंड इक्वेशन ये हो गई लाइन 1 और लाइन 2 की, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन, द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन दीस 2 स्ट्रेट लाइन, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन की इक्वेशन हम यहां से निकालेंगे। इक्वेशन क्या होगा? x² - y² अपॉन a - b = xy अपॉन h। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये भी 2 इक्वेशंस आ गई। क्यों? आप कैसे बोलोगे सर, एक एंगल तो ये बन रहा होगा और एक एंगल इनके बीच में ये भी तो बन रहा है, तो इसको भी तो बाइसेक्ट कर सकता है। सब बात समझ गए? या मैं बोलूं इस तरीके से ज्यादा बेहतर होगा। देखो, एक एंगल अगर ये बन रहा है तो जब आप इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, तो एक एंगल ये भी तो बनेगा। तो एक बाइसेक्टर इधर है और अगला बाइसेक्टर इधर है। ये मैंने बोल दिया बाइसेक्टर 1, ये है बाइसेक्टर 2, और बाइसेक्टर 1 और बाइसेक्टर 2 की कंबाइंड इक्वेशन वो ये लिखी हुई है। ठीक हो जाएगा? तो ये अपना स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर खत्म हो गया। मैंने आपको स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दोनों ही पढ़ाए, ठीक है। और इन दोनों से ही मतलब मुझे ऐसा उम्मीद है कि इस साल कम से कम 2 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ज़्यादा मिल जाए तो और अच्छी बात है, अपनी किस्मत है, पर 2 क्वेश्चन तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे अपन को मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। और मैं ये हर शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, हर शिफ्ट में मैं मान के चल रहा हूँ कि इस सेशन से जो मैंने आपको भी पढ़ाया, इस सेशन से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सीधे सीधे 8 से 12 नंबर का फायदा अपना हो सकता है। जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए और फिर अपन शुरू करते हैं सर्कल। तो स्ट्रेट लाइन अपना खत्म हो गया, स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अपन ने पढ़ लिया है। मान के चलें अपन 2 क्वेश्चन कम से कम वहां से अटेम्प्ट करके ही आएंगे। जो हमने पढ़ा है उसमें से मुझे मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि उसी में से आ जाएगा। अगला टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो बिल्कुल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है सर्कल्स। सर्कल्स अब शुरू करने जा रहे हैं। ये मैंने पहले आपको थोड़ा सा सिलेबस का आइडिया देने के लिए इस पेज को रखा है कि पहले सिलेबस क्या हुआ करता था और अब सिलेबस क्या है। तो आप देखेंगे ये पुराना सिलेबस है बेटा अपना, ओल्ड सिलेबस, और इस ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस के बीच में जो डिफरेंस है वो ये जो मैंने रेड से मार्क कर रखा है, कंडीशन फॉर अ लाइन टू बी टेंजेंट टू अ सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर टेंजेंट ही गायब कर दिया गया है, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट गायब हो गई। फिर कंडीशन फॉर y बराबर mx प्लस सी टू बी ए टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, मतलब टेंजेंट को गायब कर दिया गया है सर्कल से भी और कोनिक से भी। पर इतना ज़्यादा भरोसा करना जेई पे सही नहीं है, तो हम दोनों ही चैप्टर्स में टेंजेंट के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद भी है कि क्वेश्चन मतलब इधर दिस वे और दैट वे
पूछा ही जाएगा कहीं ना कहीं टेंजेंट से। नहीं पूछा गया तो अच्छी बात है ना, गुड फॉर अस। चलें सर्कल को शुरू करते हैं। सर्कल को शुरू करने से पहले जैसा एनालिसिस हमने स्ट्रेट लाइन का किया था, सेम एनालिसिस हम सर्कल का करते हैं। सर्कल अपने आप में एक काफी स्ट्रॉन्ग चैप्टर है ना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे मैथ्स का, जो आईआईटी में पूछा जाता है वो सर्कल है, मेंस में भी और एडवांस में भी। ठीक है, क्वेश्चंस जो सर्कल के होते हैं ना वो एकदम मिक्स्ड होते हैं। आपको प्योर सर्कल का क्वेश्चन देखने मिल जाए, बहुत 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 खुशी की बात है, वरना सर्कल का क्वेश्चन मिक्स करके आएगा। मिक्स करके मतलब मिक्स वो किसी भी चैप्टर के संग कर देगा। बेसिक मिक्सिंग जो होगी वो स्ट्रेट लाइन या कोनिक्स से होगी, पर जरूरी नहीं है वो मिक्सिंग आपके किसी भी चैप्टर से कर देगा। तो मेजर टॉपिक जो हम इसमें कवर करेंगे है ना, हालांकि मैंने वो लिखा भी है, मेजर टॉपिक टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द कंडीशन इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस नाउ। ये डिलीट कर दिया गया है, नहीं आता है क्वेश्चन तो अच्छी बात है, पर अगेन इतना भरोसा करना मैं बार बार बोल रहा हूँ ठीक नहीं होगा। सर्कल से आमतौर पर हमें 102 क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं बेटा, और 102 क्वेश्चन जेई मेंस में भी, जेई एडवांस में भी, हर शिफ्ट में देखने मिल जाते हैं। 2023 में जो क्वेश्चन हमने सर्कल से पूछे गए वो थोड़े से डिफिकल्टी लेवल उनका ज़्यादा था, मतलब डिफिकल्टी लेवल में बाकी के चैप्टर से कंपेयर करूँ तो थोड़ा ठीक था, है ना। इसमें अपन क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो देखें। बेसिक्स ऑफ सर्कल पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड, जनरल, डायमेट्रिक एंड पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड सर्कल पढ़ेंगे जिसमें अपना इंटरसेप्ट्स भी आ जाते हैं, और अपन पढ़ेंगे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, है ना, फैमिली ऑफ सर्कल्स, ये सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं, बेसिक्स ऑफ सर्कल। बेसिक्स ऑफ सर्कल में आ जाता है भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल में हम शुरुआत फिर से जहां से मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में शुरू कराया था कि स्ट्रेट लाइन होगी तो वो एक जनरल इक्वेशन से आ रही होगी, तो मैं वहीं से लेके चलता हूं। एक जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 फॉर दिस लाइन टू रिप्रेजेंट अ सर्कल। पहले कंडीशंस होती थी, पहली कंडीशन होगी कि a बराबर b होगा, दूसरी कंडीशन होगी कि h आपका 0 होगा। दीज आर द टू बेसिक कंडीशंस टू रिप्रेजेंट इक्वेशन नंबर 1। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं तो फॉर इक्वेशन नंबर 1 टू रिप्रेजेंट अ सर्कल, मतलब इस इक्वेशन को सर्कल बनने के लिए आपको इन दो कंडीशंस को फॉलो कराना ही पड़ेगा। बहुत खास बात, a और b बराबर होते हैं, इक्वल टू 1 होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, बस बराबर होते हैं। अच्छा, जब ऐसा हो गया होगा तो फिर अब जो नई इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी कि ax स्क्वायर, या मैं a और b को जब मैंने बराबर बोला है तो मैं उसको भी हटा देता हूं। नई इक्वेशन बनी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज द पहली वाली क्या थी, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व। यह है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व। और दूसरी वाली क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर ये जनरल इक्वेशन है सर्कल की तो इस इक्वेशन से हमें सेंटर और रेडियस का पता लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंटर होता है बेटा -g, -f, और रेडियस होती है बेटा स्क्वायर रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगेन जैसे मैंने लिखा g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रूट के अंदर, तो यहां से आपके पास फिर से तीन चीजें खुल जाएंगी कि सर रूट के अंदर की चीज मोर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। जब रूट के अंदर की चीज मोर देन 0 होगी तो आप बोलोगे कि सर रियल रेडियस, मतलब जो रेडियस है ना वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, मतलब आपका जो सर्कल है उसकी कुछ ना कुछ पॉजिटिव रेडियस है। दूसरा, जब इक्वल टू 0 होगी तो रेडियस होगी 0। रेडियस 0 होने पे आप बोलोगे इसे कि सर इसी चीज को बोला जाता है पॉइंट सर्कल। और ये क्या है, ये है एक इमेजिनरी सर्कल। ठीक है, अच्छा इमेजिनरी सर्कल भले ही है, जैसा मैंने वहां पढ़ा है आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, लाइन्स आर इमेजिनरी। जब h स्क्वायर लेस देन होता था ab से तो लाइन्स कैसी आती थी, इमेजिनरी, बट दे हैव अ रियल मीटिंग पॉइंट। सेम बात यहां पे भी है, इमेजिनरी सर्कल है विथ रियल सेंटर। सेंटर तो अभी भी भाई रियल ही है ना, समझ गए। तो और ये तो पता ही है, तो रियल सर्कल है, नॉर्मल रियल सर्कल है ना, विथ फाइनाइट रेडियस। ये वर्ड मैं आपको इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ना ये वर्ड यूज कर लेंगे, सच दैट लोकस रिप्रेजेंट्स अ रियल सर्कल विथ फाइनाइट रेडियस। अरे भाई रियल सर्कल विथ फाइनाइट रेडियस का मतलब ये वाला पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, समझ गए। ये सर्कल की कुछ और फॉर्म है ना,
सेंटर, इस स्पेलिंग पे मत ध्यान देना ना। तो सर्कल की सेंटर वाली फॉर्म क्या होती है भाई, अपन ऐसा लेके चलते हैं कि सर्कल का सेंटर ये है अल्फा कॉमा बीटा, और अगर अल्फा कॉमा बीटा है तो क्या होगी, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक, सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस आर। तो ये अपना हो गया बेटा, अपन ने सर्कल का सेंटर एंड रेडियस वाला फॉर्म पढ़ लिया है, जिसमें अपन को सेंटर अगर कुछ दिया है और रेडियस दिया तो उसका अपन इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से। अगर सेंटर 0 0 है तो वो भी अपन ने पढ़ लिया है। अब अगली बात करते हैं बेटा जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल। जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस होगी कितनी, अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जहां पर भी अंडर रूट की वाली बात आ जाएगी वहां पे आपके पास 3 केस हमेशा बनेंगे, अंडर रूट के अंदर की चीज पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। अगर अंडर रूट के अंदर की चीज पॉजिटिव हो गई तो मतलब ये जो पूरा रेडियस है वो एक रियल नंबर आ जाएगा, तो हम बोल देंगे रियल रेडियस। अगर जीरो हो गई अंडर रूट के अंदर की चीज तो ये रूट वाला पार्ट है वो जीरो हो गया, मतलब हम बोल देंगे पॉइंट सर्कल। और अगर अंडर रूट के अंदर वाली चीज नेगेटिव हो जाती है तो हम बोल देंगे इमेजिनरी रेडियस। रेडियस जो है वो इमेजिनरी है, मतलब सर्कल इमेजिनरी हो गया। सर्कल इमेजिनरी होने से भी हम कहेंगे कि सर्कल इमेजिनरी है, बट उस सर्कल का सेंटर जो है, क्योंकि सेंटर तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ से आएगा, वो अभी भी रियल है। आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन था बेटा, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि लेट द एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ना, तो 2 पॉइंट है पी और क्यू, जिसके एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना वो इसके रूट्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 के, और जो उसके वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, जो मतलब उसके पी और क्यू के वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, वो इन दोनों इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हमें पता करना है, हमें बोला गया है पता करिए पी क्यू जो है डायमीटर का, पी क्यू जो है डायमीटर है किसका, इस सर्कल का, देन ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू पता करनी है। तो एक काम करते हैं, अगर पी क्यू किसी सर्कल का डायमीटर है तो पी क्यू के कोऑर्डिनेट से, पी क्यू के कोऑर्डिनेट से अपन उस सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी देखिए जरा, x माइनस x1, मतलब अगर मैं मान लूं कि इस इक्वेशन के रूट x1 y1 है, x1 x2 है और इसके रूट y1 y2 है, तो मैंने इसको लिख दिया फैक्टराइज फॉर्म में, इसको लिख दिया फैक्टराइज फॉर्म में, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। ऐड करने पे बेटा देखो यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2, और इस तरफ क्या बन जाएगा, इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y और माइनस 6 एंड माइनस 7 मतलब माइनस 13। ये आ गई मेरी सर्कल की इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को मैं कंपेयर कर दूंगा किसके साथ, इसके साथ। यहां से ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी और जो पूछा है वो आ जाएगा। देखिए कंपेयर कर दिया, ए बी सी की वैल्यू आ गई और ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू आ गई। देखिए बेटा अगली बात करते हैं, सम स्पेशल सर्कल्स ना, ये कुछ ऐसे सर्कल्स हैं जिनके बारे में हमें ना मतलब सिर्फ एक डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, या मैं कहूं कि अगर थ्योरी में कभी वो लाइन आ जाती है तो हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए। जैसे अगर बोला गया कि सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस, तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, तो 100% श्योर है जो एक्स एक्सिस है वो एज ए टेंजेंट काम करेगी। अगर वो एज ए टेंजेंट काम करेगी तो उस टेंजेंट पे अगर कोई भी पॉइंट आप देखना चाहोगे तो वो a,0 के टाइप का होगा, ठीक है। और ये जो लाइन होगी ये इसके परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये नॉर्मल होगी, और यही इसकी रेडियस भी होगी। तो रेडियस का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट कुछ चेंज हो जाएगा। सर्कल टचिंग वाई एक्सिस तो ये 0, b हो जाएगा। अच्छा सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस ओरिजिन, मतलब देखिए समझे, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन पे, तो 2 तरह के सर्कल बन सकते हैं। एक बार एक्स को टच कर, ओरिजिन को टच करते हुए ऊपर की तरफ, ओरिजिन को टच करते हुए नीचे की तरफ। बात समझ गए। सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन, तो वाई एक्सिस को टच करते हुए ओरिजिन के लेफ्ट में और एक बार ओरिजिन के राइट में। सब में ही आपको सेंटर और रेडियस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब में सेंटर रेडियस कैसे निकालोगे। अगला सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस, ये देखिए बेटा अगर बोथ द एक्सिस को टच कर रहा है, कुछ इस तरह से सर्कल बन रहा है। चारों क्वाड्रेंट में बन सकता है, मैं आपको सिर्फ एक केस बढ़ा रहा हूं, चारों क्वाड्रेंट में बन सकता है। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में केस लिया, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में केस लूंगा तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट ये हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, और अगर ये इसका सेंटर हो गया तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों ही रेडियस है। और ये लेंथ कितनी है बेटा, ये लेंथ अपने पास है इसकी रेडियस के बराबर, मतलब इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए r, r।
डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल हम पढ़ चुके हैं। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल, इसमें आपको समझना है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला सीधा सीधा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। अगर एक्स इंटरसेप्ट 0 हो गया मतलब जो लाइन है, मतलब जो एक्स एक्सिस है वो टेंजेंट है। अगर एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा मतलब ये जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव होगा, मतलब लाइन, मतलब जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा। और अगर नेगेटिव होगा तो सर्कल कुछ इस तरह से होगा, टोटली कंप्लीटली ऊपर। नेक्स्ट बात पे चलते हैं। वाई इंटरसेप्ट सेम कंसेप्ट है, बस फॉर्मुला में याद रखना है 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। सेम 3 केसेस में भी बनेंगे, एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव, एफ स्क्वायर माइनस सी 0 और एफ स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव। चलिए बेटा, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद द सर्कल हम पढ़ना था। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद द सर्कल का मतलब समझिए पहले। इसका मतलब है कि एक सर्कल की रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, एक सर्कल की रिस्पेक्ट में जिसकी इक्वेशन अपन को गिवन है, इसकी इक्वेशन है s इक्वल्स टू 0। s इक्वल टू 0 का मतलब आप समझते हैं, s इक्वल्स टू 0 का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन है और एक कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स अपन को गिवन है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। ये कंसेप्ट मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सेम कंसेप्ट अपन इलिप्स एंड हाइपरबोला में भी यूज करने वाले। तो अभी इसको समझ लेते हैं। अब हमें करना क्या है, चेक क्या करना है, हमें पोजीशन चेक करना है इस पॉइंट P की विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल, या इस सर्कल की जगह अगर कोई भी इक्वेशन होती है उसके हिसाब से समझते हैं। ये जो पॉइंट है ये कहां कहां हो सकता है, पहले उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट P हो सकता है इस कर्व के बाहर हो सकता है इस कर्व की बाउंड्री पर हो, और हो सकता है इस कर्व के अंदर हो। 3 चीजें पॉसिबल है, ठीक है। चलो अब देखो, अगर मैं इक्वेशन से आपको डायरेक्टली चेक करना सिखाऊं कि आप कैसे चेक करोगे, तो आपको क्या करना है, बेसिकली इस पॉइंट को इस इक्वेशन में, कर्व की इक्वेशन में पुट करना है। जब पॉइंट को कर्व की इक्वेशन में पुट करते हैं तो उस जो भी स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट क्या बनेगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल्स टू 0। इसी चीज को बेटा क्या बोलते हैं, S1 बोलते हैं। अगर S1 पॉजिटिव है, S1 पॉजिटिव है मतलब पॉइंट बाहर होगा। S1 अगर 0 है तो पॉइंट सर्कल पे मतलब या कर्व पे ऊपर लाई करेगा, और अगर S1 नेगेटिव है तो वो सर्कल के अंदर होगा। और इसी S1 को हम बोलते हैं पावर। इसी S1 को हम क्या बोल देंगे आगे जाके, पावर ऑफ अ पॉइंट। मतलब उस पॉइंट की पावर कैसी होगी, पावर पॉजिटिव, पावर 0, पावर नेगेटिव। पावर नेगेटिव मतलब पॉइंट उस कर्व के अंदर, पावर पॉजिटिव मतलब उसके बाहर, और पावर 0 मतलब एग्जैक्टली उसके सर्कमफेरेंस या बाउंड्री के ऊपर। हाइपरबोला में जाके ये वाला जो कंसेप्ट है वो एकदम रिवर्स हो जाएगा, तो वहां मैं आपको फिर से याद दिला दूंगा। फिलहाल सर्कल के लिए, इलिप्स के लिए बिल्कुल सेम टू सेम रखना है। तो ये अपन वही चीज मैंने आपको लिख के दिखाई है, S1 नेगेटिव, S1 0, S1 पॉजिटिव। अगली बात चलते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द टू सर्कल्स, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। देखो, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ करना। अगर मेरा ये सर्कल है, इसकी इक्वेशन मेरी क्या है, S इक्वल्स टू 0। ये एक मेरा कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P से अगर मैंने इस सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी, मान के चलते हैं ये T पॉइंट पे कट कर रही है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट PT का फॉर्मूला आ जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर रूट ऑफ S1। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं और दोनों की लेंथ हमेशा कैसी होगी, सेम होगी। अब देखते हैं कि जब एक से ज्यादा सर्कल्स हो जाएंगी, तो एक से ज्यादा सर्कल जब होंगे तो उनकी कितनी पॉसिबल टेंजेंट्स बनेंगी और उन्हें किस तरीके से आपस में एक दूसरे से रिलेट करेंगे। जैसे समझिए, देखो मेरे 2 सर्कल्स हैं। अच्छा, इसमें एक बात और अपन देख सकते हैं, जब कॉमन टेंजेंट्स टू सर्कल पढ़ेंगे अपन, तो सर्कल पे एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया। अगर मैं कॉमन टेंजेंट्स की बात करूं, तो जब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो एक टेंजेंट मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, एक टेंजेंट मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। इन दोनों टेंजेंट्स को बोलते हैं DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और अगर यही टेंजेंट्स मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ करी होती, तो अब इन्हें क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो आई होप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की ज्योमेट्री आपके दिमाग में क्लियर है। इसके आगे की बात करते हैं। देखिए,
जब दो सर्कल्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, मतलब दोनों सर्कल्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, तो हम टोटल 4 कॉमन टेंजेंट्स बना सकते हैं, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। जब दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, तो हमारी 3 टेंजेंट्स बनेगी, 2 डीसीटी 1 टीसीटी। जब दो सर्कल्स आपस में एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, अब तक क्या था, पहले केस में टच नहीं कर रहे थे, दूसरे केस में 1 पॉइंट पे टच कर रहे थे, तीसरे केस में 2 पॉइंट पे टच कर रहे हैं। अगर 2 पॉइंट पे टच करेंगे तो जो कॉमन टेंजेंट्स बनेगी वो सिर्फ डीसीटी बनेगी, इस केस में कोई भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं बनेगी। नेक्स्ट केस आता है अपना, जब दो सर्कल्स आपस में इंटरनली टच करेंगे एक पॉइंट पे, तो सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट बनेगी जो दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट होगी। और अगर दो सर्कल ऐसे लाई कर गए, ये क्या केस हो गया, जब एक सर्कल दूसरे सर्कल के टोटली इनसाइड लाई कर गया, तो कोई भी कॉमन टेंजेंट वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। हमें पता लगाना है इस क्वेश्चन में, अच्छा ये जो कॉमन टेंजेंट्स हमने पढ़ी, इन सभी कॉमन टेंजेंट्स के लिए कुछ ना कुछ एक कंडीशन हो गई, वो कंडीशन हमें याद रखनी है। जैसे जब पहला वाला केस था, तो आप समझ सकते हैं, ये सेंटर है इसका C1, ये सेंटर है इसका C2, ये है अपनी रेडियस 1, ये है अपनी रेडियस 2। अब अगर मैं C1 से C2 के बीच की डिस्टेंस देखूंगा तो वो इतनी हो जाएगी, इसको D बोल देते हैं। चलो, तो ये जो D आया मेरे दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, वो 100% श्योर है, ज्योमेट्री से हम देख सकते हैं कि वो जो D है, मतलब ये जो C1 C2, मॉड ऑफ C1 C2 मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, अगर वो जो डिस्टेंस आया वो R1 प्लस R2 से कैसा है, बड़ा है। इसी केस में, नेक्स्ट केस में जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली R1 प्लस R2 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट केस में वो छोटा आ जाएगा। फिर यहां पे D1 D2, D1 मतलब C1 C2 मतलब डिस्टेंस जो D आया वो मॉड ऑफ R1 माइनस R2 आ गया। अच्छा, और इस केस में तो कुछ पॉसिबल था ही नहीं, तो 100% श्योर है कि जो डिस्टेंस आएगा वो R1 माइनस R2 से छोटा आएगा। अब हमें एक क्वेश्चन करना है जिसका पूछा गया है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स पता करने हैं कि कितने टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं टू द सर्कल्स। अपन को एक इक्वेशन सर्कल की ये दी है और एक इक्वेशन अपन को सर्कल की ये दी है। कैसे करोगे आप, दोनों का C1 निकालो, C2 निकालो, R1 निकालो, R2 निकालो, और C1 C2 एंड R1 R2 में क्या चेक कर लेंगे, कंडीशंस चेक कर लेंगे। जैसे देखो, C1 निकाला, C2 निकाला, C1 C2 की डिस्टेंस निकाली, R1 निकाला, R2 निकाला, दोनों का सम किया। यहाँ पे C1 C2 एग्जैक्टली इक्वल आ गया R1 प्लस R2 के, मतलब सर्कल्स कुछ ऐसे होंगे। अगर एक सर्कल ऐसा है तो दूसरा सर्कल इसको एक्सटर्नली टच करते हुए जा रहा होगा। तो कितनी कॉमन टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, 3 कॉमन टेंजेंट्स, 2 डीसीटी और 1 टीसीटी। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए, लेट O बी द ओरिजिन, जो O है वो ओरिजिन हो गया। OP एंड OQ बी द टेंजेंट्स टू द सर्कल। OP और OQ दोनों कौन है बेटा, टेंजेंट्स है इस सर्कल के ऊपर, ठीक है। एट द पॉइंट P एंड Q ऑन इट, इफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल OPQ पासेस थ्रू। अच्छा, देखते हैं डायग्राम से एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। हमने पहले सबसे पहले सर्कल बना दिया, और सर्कल के बारे में क्या बोला जा रहा है, सर्कल का सेंटर हमें पता है। सेंटर कहां से निकालोगे बेटा, इक्वेशन से सेंटर आ जाएगा, इक्वेशन से सेंटर आ जाएगा। सेंटर कितना आएगा, इसका सेंटर आ जाएगा अपना 3, -2। अच्छा, रेडियस भी निकाल सकते हैं, तो रेडियस भी निकाल देते हैं। चलो, रेडियस कितनी आएगी, 9 + 4 - 8 मतलब √5। ठीक, अगली बात करते हैं। अब ये सेंटर हो गया। अब उन्होंने बोला है O एक ओरिजिन है। अच्छा, ओरिजिन देख लो एक बार कि ओरिजिन इसमें कहां होगा, मतलब ओरिजिन क्या सर्कल के अंदर होगा, सर्कल के बाहर होगा, या सर्कल के ऊपर होगा। कैसे चेक करेंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब आप पुट करोगे तो आप देखोगे कि सिर्फ +8 बचेगा, मतलब हम 100% श्योर है ओरिजिन जो होगा वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा होगा। तो ओरिजिन से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करी, एक टेंजेंट OP हो गई और एक टेंजेंट OQ हो गई। ये P मान लेते हैं, इसे Q मान लेते हैं, तो OP और OQ हो गई। अब सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल OPQ को ज्वाइन कर दिया, और इस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल कुछ इस तरीके से, इस ये जो सर्कम सर्कल है, ये एक और गिवन पॉइंट है उससे पास हो रहा है। वो गिवन पॉइंट कौन है बेटा, वो गिवन पॉइंट है α, 1/2 मान लेते हैं। वो पॉइंट ये है R, α, 1/2। कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम एक काम करते हैं, ये जो हमने सर्कम सर्कल ड्रॉ किया इसकी इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसकी इक्वेशन निकाल दोगे तो उस सर्कम सर्कल पे इस पॉइंट को क्या करा दोगे, सेटिस्फाई। अब इस सर्कम सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा, देखो मैंने ज्वाइन कर दिया सेंटर से। जैसे ही मैंने इसको सेंटर से ज्वाइन किया, आप समझ सकते हैं रेडियस और टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच में ये एंगल 90 डिग्री है। सेम रेडियस और टेंजेंट के बीच में ये भी एंगल 90 डिग्री है। अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं
और ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये दोनों का सम भी कितना हो जाएगा, फिर 180 हो जाएगा। तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो रहा है, और ये 3 पॉइंट्स अगर सर्कल पे भी लाई कर रहे हैं, ओ पी और क्यू, तो हम 100% श्योर हैं कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा होगा, और अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा होगा तो वो इस 4th पॉइंट से भी पास होगा। इसका हमने सेंटर को नाम दे दिया है, ओ वहां दे चुके हैं, क्यू पी आर एस दे देते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिल गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिल गया तो हम उसकी इक्वेशन निकाल देंगे। और इसकी तो एक शॉर्ट ट्रिक भी है, जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा दिख जाएगा तो ये एस और ये ओ, ये इसके एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर की तरह काम करेंगे। ओ के तो कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी पता है, एस के कोऑर्डिनेट वही है जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है, मतलब 3,-2। सीधा एक लाइन में अपन सर्कल की इक्वेशन लिख देंगे, सर्कल की इक्वेशन में अपन इस पॉइंट को क्या करा देंगे, सेटिस्फाई करा देंगे, अल्फा आ जाएगा। देखिए ये एंड पॉइंट्स ऑफ सर्कल से अपन ने एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर से सर्कल की इक्वेशन लिख दी, सर्कल की इक्वेशन आ गई, और ये इक्वेशन पे ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, अल्फा आ गया। अगली बात करते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ लाइंस में आपको पढ़ा चुका हूं। फैमिली ऑफ सर्कल्स देखिए, फैमिली ऑफ सर्कल्स मतलब ये एक सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, ठीक। जब दोनों आपस में, दोनों मतलब कुछ इस तरीके से कट कर रहे हैं कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, तो एक ऐसा सर्कल बनाना है, जैसे देखिए ये सर्कल नंबर 1 S1, ये S डैश को मैंने S2 बोल दिया, ये दोनों आपस में 2 पॉइंट पर कट कर रहे हैं। 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2। तो हमें एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास होगा। तरीका S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। खास बात, लैम्डा कभी भी -1 नहीं हो सकता। लैम्डा -1 क्यों नहीं हो सकता, और लैम्डा -1 होगा तो क्या होगा, उस बात को बहुत ध्यान से समझना है। लैम्डा -1 होते ही यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए जरा, लैम्डा -1 होते ही यहां आ जाएगा S माइनस S डैश। इफ लैम्डा अगर -1 हो जाता तो अपना आ जाता S माइनस S डैश इक्वल टू 0, तो मतलब S इक्वल टू S डैश। और ये जो कंडीशन आ गई, ये आ गई अपनी कंडीशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो यहां पे अपन को एक कॉर्ड देखने मिलेगी, ना कि कोई सर्कल। और हम क्या फिगर आउट करना चाह रहे हैं, हम एक ऐसा सर्कल फिगर आउट करना चाह रहे हैं जो इन दोनों पॉइंट से पास होगा। तो अगर लैम्डा -1 हो जाता है तो हमें कोई सर्कल देखने नहीं मिलेगा। तो कंडीशन क्या रहेगी, लैम्डा बिलोंग्स टू R बट नॉट -1। सेम तरीका ये है, अगर एक सर्कल और एक लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे, तो जो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे A और B, वहां से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स की इक्वेशन को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन मैं आपको बता चुका हूं, S माइनस S डैश इक्वल टू 0। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए इस केस में क्या हो रहा है, ये जो लाइन है ना वो उस पर एज अ टेंजेंट काम कर रही है। लाइन जो है वो एज अ टेंजेंट काम कर रही है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इस सर्कल का सेंटर से यहां पे आप देखोगे तो ये रेडियस के बराबर आ जाएगा, ठीक। और इसको निकालने का तरीका सिंपल, आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, उन्होंने बोला है अ सर्कल C टचेज द लाइन x बराबर 2y एट द पॉइंट 2,1 इंटरसेक्ट्स द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। मतलब एक सर्कल है जो एक दूसरे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, और वो 2 पॉइंट्स कौन है जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट्स है P और Q। और ये जो ग्रीन वाला सर्कल है, जो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है, ये मैंने सर्कल C मान लिया, ये मेरे सर्कल C1 को टच कर रहा है 2 पॉइंट्स पे जिनके नाम है P और Q, सच दैट PQ इज द डायमीटर ऑफ C1। अच्छा, तो थोड़ा सा डायग्राम और अच्छे से बना सकते हैं। डायग्राम में हम बोल सकते हैं कि P और Q जो होंगे वो डायमीटर होंगे इस सर्कल के, कुछ इस तरीके से। आप समझिए, P और Q अगर डायमीटर्स हैं तो इसके एंड पॉइंट्स हो गए, और अगर एंड पॉइंट्स हो गए तो हमारी इक्वेशन वहां से आ जाएगी। करोगे कैसे, अगर अच्छा एक लाइन और भी दी है, जो हमारा सर्कल है C, मतलब ये जो ग्रीन वाला सर्कल है वो x इक्वल टू 2y को टच भी कर रहा है, तो मैं मान लेता हूं x इक्वल टू 2y, कुछ लाइन ऐसी हो जाएगी। ये हो गई x इक्वल टू 2y। तो अगर ये एंड पॉइंट है तो इसी के ऊपर कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा, इसी के ऊपर कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा, और उस सेंटर से अगर आप इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दोगे तो वो रेडियस के बराबर आ गई। तो रेडियस तो वहां से आ जाएगी, रेडियस वहां से आ जाएगी, और सेंटर कैसे निकालोगे, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर से कर लेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, टेंजेंट से नॉर्मल। अगेन ये वो वाली बात आ गई जो अभी भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। टेंजेंट से नॉर्मल के बारे में ज्यादा बोलना अभी सही तो नहीं है, पर सिलेबस के हिसाब से तो नहीं है, पर आने की पूरी चांसेस है, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल अगर यहां नहीं पूछी जा सकती
तो एओडी में या फिर कहीं ना कहीं किसी और चैप्टर में इन्वॉल्व करके वो पूछ ही सकते हैं। तो इतना तो बेसिकली हम पढ़ के चलते हैं कि सर्कल में हम कितने तरह की टेंजेंट्स और कितने तरह के नॉर्मल्स देखते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी जनरल सर्कल की इक्वेशन अगर अपन को पता है तो उस पर टेंजेंट लिखने के लिए उसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हो गई किसी भी जनरल सर्कल पे। अगर यही सर्कल मेरा इस फॉर्मेट में हो जाता तो हम सीधी टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिख देते, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस आपने जो भी मानी हो ये यहाँ पर लिखी हुई है। तो टेंजेंट की बेसिकली हमें यही याद रखनी है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट यही इक्वेशन है। अगर स्टैंडर्ड सर्कल नहीं है, अगर सर्कल कुछ इस तरीके से है तो ऑटोमेटिकली बस आप देख लेंगे कि इसमें सेंटर 0,0 है तो जी की वैल्यू भी 0 और एफ की वैल्यू भी 0। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है टेंजेंट के लिए, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला तीनों में और सर्कल में भी, वो है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या कहती है कि ये है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, x1 इक्वल टू a cos अल्फा, y1 इक्वल टू a sin अल्फा। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ रही है पैरामेट्रिक में। नेक्स्ट स्लोप फॉर्म, देखो y बराबर mx प्लस c, ये कोई लाइन है। जो मेरा एक सर्कल है, सर्कल मैंने क्या माना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट बन रही है। अगर ये लाइन इस सर्कल पे क्या बन रही है, टेंजेंट, तो जो c की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, c की वैल्यू हो जाती है प्लस माइनस a टाइम्स ऑफ √1 प्लस m स्क्वायर। बस ये हमें याद रखना है, बेसिक 3 फॉर्मूले जिनके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर सिलेबस के हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं रेडिकल सेंटर एंड रेडिकल एक्सिस। देखिए रेडिकल एक्सिस पहले क्या है, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। मैंने 2 सर्कल माने, ठीक, इसकी इक्वेशन को मैंने S1 बोल दिया है, इसकी इक्वेशन को मैं S2 बोल दूंगा। अब एक कोई एक रैंडम पॉइंट है, मान लीजिए ये एक रैंडम पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट है h, k। अब इस P का कुछ इस तरह से मूवमेंट हो रहा है कि इस पॉइंट P की जो पावर है सर्कल 1 के रिस्पेक्ट में और पॉइंट P की जो पावर है सर्कल 2 के रिस्पेक्ट में, वो हमेशा कैसी है, इक्वल है। तो उस तरीके से जब ये पॉइंट P मूव करेगा कि इसकी पावर सर्कल 1 एंड सर्कल 2 के हिसाब से हमेशा बराबर रहेगी, तो जो P का लोकस आएगा उस लोकस को बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। तो वही मैंने बस यहां पे लिखा हुआ है कि रेडिकल एक्सिस ऑफ 2 सर्कल्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज पावर विद रिस्पेक्ट टू 2 सर्कल्स इज ऑलवेज इक्वल। अगर हमें इक्वेशन निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे बेटा, देखो हमने सीखा है पावर निकालने के लिए आप क्या करें, इस पॉइंट को इस सर्कल की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें S1, और इस पॉइंट को इस सर्कल की इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट कर दें, और ये दोनों कैसे हैं, बराबर। तो अल्टीमेटली S1 इक्वल टू S2 से हमारी क्या आ जाएगी, पावर की इक्वेशन आ जाएगी, पावर की सॉरी रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी। मैंने S1 इक्वल टू S2 रखा, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई किया और मेरे पास फाइनली ये रिजल्ट आ गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड रेडिकल एक्सिस ऑफ 2 सर्कल्स हुज इक्वेशंस आर S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0। ये G1 F1 आप समझ जाएंगे क्या है, सर्कल 1 का सेंटर है वो है G1, F1 माइनस G1, माइनस F1, और ये है माइनस G2, माइनस F2। दोनों की रेडियस इसमें R1 और इसमें R2। नेक्स्ट बात करते हैं, ये रेडिकल एक्सिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे समझिए अगर 2 सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर 2 सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से कि उनके कम से कम 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो जो रेडिकल एक्सिस होगी वो कॉमन कॉर्ड को कॉन्सेप्ट कर जाएगी। नेक्स्ट बात, अगर 2 सर्कल आपस में कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, तो रेडिकल एक्सिस कॉमन टेंजेंट को कॉन्सेप्ट कर जाएगी। अगर सेम केस इसमें भी है और सेम केस इसमें भी है, क्योंकि दोनों ही केसेस में जो टचिंग है वो किस तरीके से है कि एक ही कॉमन टेंजेंट आ रही थी, तो जब एक ही कॉमन टेंजेंट आएगी तो रेडिकल एक्सिस भी उसी को कॉन्सेप्ट कर जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, रेडिकल एक्सिस जो भी है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर है टू द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स। देखें अगर सर्कल कुछ इस तरह से आ जाते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रिक हो जाते हैं, 2 सर्कल्स हैं और दोनों सर्कल्स आपस में कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स अ कॉमन टेंजेंट, ये तो पुराना पॉइंट अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं। पेयर्स ऑफ सर्कल विच डू नॉट हैव अ रेडिकल एक्सिस आर कॉन्सेंट्रिक, मतलब अगर सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक हो जाते हैं तो उनकी कोई भी रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करेगी।
रेडिकल सेंटर क्या होता है बेटा, देखो जैसे 3 सर्कल्स हैं, सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, सर्कल नंबर 3। सर्कल नंबर 1 एंड सर्कल नंबर 2 की रेडिकल एक्सिस होगी वो कुछ ऐसी होगी। सेम मैंने माना ये सर्कल 1, ये सर्कल 2 और ये सर्कल 3। सेम अगर मैं बोलूं सर्कल 1 और सर्कल 3 की रेडिकल एक्सिस बनानी है तो वो कुछ ऐसे होगी, और इन दोनों की रेडिकल एक्सिस जहां मिलेंगी उस पॉइंट को बोलते हैं रेडिकल सेंटर। और ये एक इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप इन दोनों की भी रेडिकल एक्सिस ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो वो भी इसी पॉइंट से पास होनी चाहिए। मतलब तीनों ही सर्कल्स की जो रेडिकल एक्सिस बनेंगी आपस में एक दूसरे के साथ, वो तीनों की तीनों कैसी होंगी, कॉन्करेंट भी होंगी, और इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, रेडिकल सेंटर बोला जाता है। ये अपना लास्ट पॉइंट है अब इस चैप्टर में, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल्स। अगेन मोस्ट मतलब जब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पॉइंट यही होता है, और अगर टेंजेंट एंड नॉर्मल से क्वेश्चन नहीं आना है तो फिर इस पॉइंट की वैल्यू और भी बढ़ सकती है। देखें, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल का मतलब क्या है, दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट किए, दो सर्कल अगर आपस में इंटरसेक्ट किए तो दोनों पे ही जब मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ करी, किसी पॉइंट पे मैंने दोनों पे टेंजेंट्स ड्रॉ करी जो कि एक पॉइंट पी से पास हो रही है, ठीक, तो दोनों की टेंजेंट्स पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर गई। एक बात हम जानते हैं, जब भी दो लाइन मिलेंगी तो टोटल 4 एंगल्स बनेंगे, जिसमें से 2 एंगल सेम होंगे, 2 एंगल डिफरेंट होंगे। तो मैंने बोल दूं टोटल 2 डिफरेंट एंगल्स बनेंगे, एक एक्यूट बनेगा, एक ऑब्ट्यूज बनेगा, अगर वो 90 डिग्री पे नहीं मिल रही हैं तो जो 2 एंगल्स बने टेंजेंट्स के बीच में, वो हमने अभी इमेजिन कर लिया कि कौन कौन से बनेंगे। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं इन दोनों टेंजेंट्स के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दूं, जैसे ये लाइन हो गई मान लीजिए टेंजेंट नंबर 1 के, मतलब सर्कल नंबर 1 वाली टेंजेंट के, और ये लाइन हो गई टेंजेंट नंबर 2 के परपेंडिकुलर, और अगर मैं इस लाइन को कर दूं ज्वाइन, इन दोनों लाइंस को क्या कर देता हूं, ज्वाइन। अब एक बात सोचिए, सर्कल में अगर आप टेंजेंट के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन खींचेंगे तो वो रेडियस से कोइंसाइड कर जाएगी। मतलब बेसिकली ये जो लाइन है ये सर्कल नंबर 1 की रेडियस हो गई, और ये जो लाइन है ये सर्कल नंबर 2 की रेडियस हो गई, और ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर भी है, तो इसे अपन क्या बोल देंगे, बेसिकली नॉर्मल। तो R1 और R2 हमें पता चल चुका है। जो एंगल दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में होगा, जैसे मैं आपसे बात करूं, कोई भी जनरल एग्जांपल लेते हैं, ये दो लाइन है, लाइन 1 लाइन 2, और मैंने बोला इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री है। अब एक बात समझिए, जब लाइन 1 लाइन 2 के बीच में एंगल 30 डिग्री है, लाइन 1 का परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होगा और लाइन 2 का परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होगा। अच्छा, अगर ये लाइन 2 का परपेंडिकुलर है तो ये 90 हो गया पूरा एंगल, और इसके 90 होते ही ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 60 हो जाएगा। सिमिलरली लाइन 1 के परपेंडिकुलर ये था, इसको मैं N1 बोल देता हूं और इसको मैं N2 बोल देता हूं। लाइन 1 के परपेंडिकुलर था तो फिर से ये 90 हो गया, और इसके 90 होते ही वापस से अगर मैं देखूंगा तो यहां तक तो 60 था, मतलब ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन ड्रॉ करा कि जो एंगल L1 एंड L2 में था वही एंगल N1 और N2 में आया। मतलब जो एंगल दो टेंजेंट्स बनाती हैं वही एंगल दोनों उनके नॉर्मल्स भी बनाएंगे। तो अगर मुझे दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल चाहिए तो मैं दोनों के नॉर्मल्स के बीच के एंगल को भी कंसीडर कर सकता हूं। अब इस ट्राइंगल को सोचो जरा, ये है मेरा C1, ये है मेरा C2, ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मुझे सर्कल की इक्वेशन पता होगी, वहां से C1 भी नोन हो जाएगा, C2 भी नोन हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को भी अपन क्या बोल देते हैं, D। इस ट्राइंगल में SOT का यूज करके कोसाइन लॉ लगा दिया, और कोसाइन लॉ लगा के हमने इसका फॉर्मूला निकाल दिया। बात समझ गए? ये हो गया इन दोनों के बीच में एंगल। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R1 R2। अब ऑर्थोगोनलिटी क्या है, जब ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो वो कंडीशन हो जाएगी ऑर्थोगोनलिटी की। तो मतलब 90 डिग्री होते ही cos 90 हो जाएगा 0, तो मतलब ये वाला पार्ट 0 में गया, सिर्फ क्या बच गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू D स्क्वायर। D स्क्वायर का मतलब दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी, 2G1G2 प्लस 2F1F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो अपने ये दो या मैं बोलूं 3 मेजर चैप्टर्स कवर हो गए, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। ठीक,